सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम सुर्खियां। देहरादून में भारतीय सेना अकादमी में पासिंग आउट परेड। देश की सेना को मिले 419 अफसर, 9 मित्र राष्ट्रों के 32 कैडेट भी पास आउट हुए। परेड के दौरान विभिन्न पुरस्कार भी किए गए वितरित। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आरक्षण सूची जारी। जुलाई में पंचायत चुनाव कराने की योजना। माहौल बनाने को पंचायतों में बैठकों का दौर शुरू। मायावती ने की मत पत्र से चुनाव कराने की मांग। ईवीएम की जगह बैलेट पेपर की वकालत कर रही मायावती। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने जताई असहमति। उत्तराखंड में हेली दुर्घटनाओं का होगा ऑडिट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए निर्देश। यूकाडा को 10 साल की कार्ययोजना बनाने के निर्देश। सीएम धामी ने कहा हेलीकॉप्टर की नियमित फिटनेस जांच हो। और मंत्री गणेश जोशी की बड़ी मुश्किलें, भ्रष्टाचार की जांच तेज। सैन्य धाम से लेकर विदेश दौरों तक अनियमितताओं की जांच। और कैंची धाम में 14 से 15 जून को दुपहिया वाहनों पर रोक। गोलापार स्टेडियम में पार्किंग शटल से पहुंचेंगे श्रद्धालु। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड सरकार ने उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में संशोधन करते हुए उत्तराखंड जमींदारी संशोधन विधेयक 2025 पारित किया। इस संशोधन का उद्देश्य भूमि सुधार, कृषि विकास, राजस्व प्रशासन में सुधार और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना है। संशोधन के तहत कई प्रावधान लागू किए गए हैं। इनमें से कुछ पूरे राज्य में लागू होंगे, जबकि कुछ केवल उधम सिंह नगर और हरिद्वार जनपद को छोड़कर अन्य जनपदों में लागू होंगे। इसके बाद से लेकर अब तक भूमाफिया लगातार प्रदेश में सरकारी भूमि से लेकर प्राइवेट लैंड पर अपना कब्जा जमा रहे हैं। आपको बता दें, हाल ही में देहरादून के नाला पानी क्षेत्र में जंगलों पर भूमाफियाओं ने 40 बीघा संरक्षित वन क्षेत्र में तारबाड़ लगाकर गेट फॉरेस्ट विभाग की जमीन पर आपको बता दें कब्जा कर लिया था। यह अहम रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में कड़े भू कानून में संशोधन होने के बावजूद भी अब भू माफियाओं के हौसले और भी ज्यादा बुलंद देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें, देहरादून के नालापानी क्षेत्र खलेंगा के जंगलों पर हल्दीआम के निकट 40 बीघा संरक्षित वन क्षेत्र पर हरियाणा के एक व्यक्ति ने तार बार गेट लगा दिया है। घने जंगल में कैंप बनाने की योजना है। यदि ऐसा होता है तो लगभग 4000 साल के पेड़ों का अस्तित्व आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। बताया जा रहा है कि हरियाणा के रहने वाले अनिल शर्मा ने यह वन भूमि ऋषिकेश निवासी अशोक अग्रवाल से लीज पर ली थी। 40 बीघा वन क्षेत्र में कैंप बनाने की योजना बनाई जा रही है। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि रिलीज हुए रजिस्ट्री के कागज उनके पास मौजूद ही नहीं है। अब ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह भूमाफिया किस तरीके से वन संप्रदाय को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही वन भूमि को अपने कब्जे में ले रहे हैं, जिसको लेकर अब देवभूमि में भूमाफियाओं पर नकेल कसना और इस वन संप्रदाय को बचाना आम जनमानस के साथ साथ कई संगठनों ने इस मुहिम को आगे तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। और यही वजह है कि आज इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक संगठन भी इस दलों के साथ सरकार को घेरने में लग गए हैं। इस मामले के तूल पकड़ते ही वन विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच जांच का आश्वासन दे रहे हैं। ये यहाँ पे हमको जो है कल एक सूचना मिली थी कि यहाँ पे किसी निजी व्यक्ति द्वारा जो फेंसिंग और गेट का निर्माण जो है वो किया जा रहा है, जिसके क्रम में आज मैं खुद ही मौके पे आया हूँ। और यहाँ पे जैसा कि हमने देखा कि एक तो वो निजी व्यक्ति है, उसके पास में ऐसी कोई अनुमति नहीं है जिससे वो प्रूव कर सके कि वो उसकी लैंड है। बाकी हमने आज जो है एक जॉइंट इंस्पेक्शन के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम को भी बुलाया था, जिससे जो है उनकी ओनरशिप का जो है क्लियर हो जाए, तो उसमें भी जो है वही कार्रवाई रही है। उसके अलावा यहाँ पे जैसा कि प्रिलिमिनरी देखने में आ रहा है कि पर्यावरण और जो पेड़ है उनको भी क्षति जो है वो काफ़ी पहुँची है। तो इसमें हमने कॉम्बिंग टीम का गठन कर दिया है, जो पूरे क्षेत्र की जो है वो कॉम्बिंग करेगी। इसमें किसी भी पेड़ या वनस्पति को कोई अगर क्षति पहुँचाई होगी तो उसकी रिपोर्ट जो है आज शाम तक इनको देने का जो है निर्देश दिया गया है, जिसमें कुछ जनता के लोग हैं उनको भी जो है उनके उसमें शामिल होने के लिए जो है वो कहा गया है। और इसके अलावा यहाँ पे क्योंकि बेशक ये किसी की निजी संपत्ति है, लेकिन क्योंकि मौके पे जो है वो वन खड़ा हुआ है
और जो सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन है फॉरेस्ट, उसके अंतर्गत ये आता है। तो इवन निजी व्यक्तियों द्वारा भी जो है बिना सक्षम स्तर या बिना भारत सरकार की अनुमति के जो है इसमें कोई भी गैरवाणिज्यिक की कार्य जो है किया जाना जो है वो संभव नहीं है। एक्चुअली मैं यही रहती हूँ, तो हम लोग यहाँ पे सुबह वॉक के लिए आते हैं, तो हमने देखा कि ये बहुत बड़े बड़े बैरिकेडिंग और बहुत बड़े बड़े गेट यहाँ पे लगे हैं। तो हमने जो वहाँ पे जो काम करवा रहे थे उनसे पूछा, जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा, उन्होंने अपना नाम अनिल शर्मा बताया, गुड़गांव से थे वो, और उन्होंने बताया कि किसी का प्राइवेट लैंड है, 40 बीघा ये ज़मीन है, 40 बीघा ज़मीन उनकी प्राइवेट है, जिनका नाम अशोक अग्रवाल है। वो ऋषिकेश के रहने वाले हैं। उनका यहाँ पे अपार्टमेंट भी है, ये आराध्या ग्रीन्स अपार्टमेंट भी उन्हीं का है। फिर हम लोगों ने फॉरेस्ट कॉल किया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कॉल किया, उनकी पूरी टीम आई और उन्होंने हमारे सामने ये एक्सेप्ट किया कि ये लैंड फॉरेस्ट का नहीं है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर ये फॉरेस्ट का लैंड नहीं है, ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये साल के पेड़ हैं, ये साल रिजर्वॉयर है, यहाँ पे किसी का प्राइवेट लैंड कैसे हो सकता है? अगर ये हो गया है, अगर इसके उनके पास पेपर्स है। ये रिजर्व फॉरेस्ट है खलंगा में, और यहाँ पर एक माफिया द्वारा 40 बीघा ज़मीन कब्जाने की कोशिश की जा रही थी, और हम लोग तमाम यहाँ पर स्थानीय लोग पहुँचे। यहाँ पर बड़ी संख्या में पेड़ों का पातन हुआ है। डीएफओ साहब को हमने कहा कि जिसने भी पातन किया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए, तो कह रहे हैं कि हम उन पर मुकदमा दर्ज करेंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि अधिकारियों को क्यों नहीं भनक लगी कि यहाँ पेड़ काटे जा रहे हैं, कोई माफिया यहाँ पे कब्जा कर रहा है, और बताया जा रहा है किसी की निजी भूमि है। अगर किसी की प्राइवेट लैंड है, ये जंगल है, तो उसको भी ये पेड़ काटने का अधिकार नहीं है। उसको यहाँ पर किसी भी तरह से अवैध गतिविधि करने का अधिकार नहीं, कोई कैंप चलाने का, रिजॉर्ट चलाने का उसको कोई अधिकार नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि जल जंगल जो ज़मीन हमारी है, इस पर किस तरह से माफिया कब्जा कर रहे हैं। इसके विरोध में हम खड़े हैं। आप देख रहे होंगे लंबे समय से हम मजबूत भू कानून की बात कर रहे हैं। बीच में सरकार ने कानून में संशोधन कर दिया है, लेकिन आज भी स्थिति हम देखते हैं हमारी लगातार कृषि भूमि खत्म हो रही है और अब जंगल भी हमारे खत्म हो। तो लड़ाई जो है अपने जंगलों को, अपनी ज़मीनों को बचाने की है, और ये पेड़ और ये ज़मीनें, ये जंगल हम बिल्कुल भी नहीं बिकने देंगे। ये हमारी धरोहर, हम अपनी पूरी प्राणपण से इसकी रक्षा के लिए यहाँ पर काम करेंगे। वहीं विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए सशक्त भू कानून को लेकर थामी सरकार कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं, जिसको हमला करते हुए भू माफिया और सरकार की सोची समझी साजिश करार किया गया है। इससे पहले भी यूकेटी का मानना है कि इसका विरोध उनके माध्यम से किया गया, लेकिन सरकार इस पर रोक लगाने में नाकाम साबित हुई है। अब यही सरकार प्रदेश का माहौल खराब करने की योजना बना रही है। भाजपा इस मामले पर जांच के साथ कार्रवाई करने का आश्वासन दे है। प्रदेश की सरकार सशक्त भू कानून लाने का ढोंग रचती है और जनता को मूर्ख बनाने का कार्य करती है। दूसरी तरफ एक बाहरी व्यक्ति जो अपने आप को गुड़गांव का रहने वाला बताता है, 40 बीघे से भी ज्यादा की वहां जमीन है, 4000 से भी ज्यादा वहां जो पेड़ हैं उन पे संकट मंडरा रहा है और वो उसे अपनी संपत्ति बता रहा है। और आप देखिए कि वो फॉरेस्ट लैंड है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हर एक अधिकारी खामोश बैठा है। कल से ये बात सोशल मीडिया पे चिंगारी की तरफ फैल रही है। ना ही डीएफओ की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी हुआ है और ना ही मुख्यमंत्री की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी हुआ है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो भू माफियाओं के साथ मिली हुई है, और ये बात कांग्रेस पार्टी ने सदैव कहा है। ये एक प्रदेश में जब ये एक प्रदेश में 2 भू कानून लेके आए थे, तभी हमने कह दिया था कि ये पूरी दाल ही काली है, क्योंकि खुद मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी हो या अन्य मंत्री अधिकारी हो, वो खुद इसमें जो है संलिप्त पाए जा रहे हैं। तो पुष्कर सिंह धामी जी को ये देखना होगा कि ये जो भू माफिया है ये कहाँ का रहने वाला है, किसके संरक्षण में इस तरीके के कार्य कर रहा है, और जो वन विभाग की संपत्ति है उसको अपनी संपत्ति बताने का कार्य कर रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल ने इससे पहले उसी खलंगा में जब पानी की योजना के तहत वहां पर जो है हजारों पेड़ कट रहे थे, उसका भी विरोध किया। अलग अलग संगठनों ने जिनका विरोध किया उनका साथ भी दिया, और किसी तरह हमने वो योजना को रोकने में कामयाब हो गए थे। लेकिन वर्तमान में जो बीजेपी की जो सत्तारूढ़ सरकार है, इसका जो किसी पर भी ये जो भ्रष्टाचार पर, अपराधों पर जीरो टॉलरेंस बोलते हैं, उस शब्द का इन्होंने मीनिंग ही खत्म कर दिया है। आज जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इनके नाक के नीचे जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इन पर इनकी नजर क्यों नहीं जा रही है? ये तो कह रहे हैं हम कि भ्रष्टाचारियों पर और जो अतिक्रमणियों पर हम नकेल साधेंगे, और एक तरफ इनकी सह पे, मैं दोबारा से फिर आपको बता दूं, इनकी सह पे, मुख्यमंत्री की सह पे, इनके मंत्रियों के सह पे ये जो खलंगा वाला केस है ये सामने आ रहा है। ये किसी नहीं तो ऐसा कोई नॉर्मल आदमी की बस की बात, इतनी बड़ी जमीन को कब्जा करना नहीं था। लेकिन इससे स्पष्ट हो जाता है कि बीजेपी की जो दुगली नीति है,
एक तरफ भ्रष्टाचार और अपराध के लिए बोलती है कि हम जीरो टॉलरेंस करते हैं, दूसरी तरफ इन्हीं दोनों को बढ़ावा दे करके प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भू माफियाओं के खिलाफ बहुत सख्त कदम उठाए हैं और उत्तराखंड राज्य में सख्त भू कानून लागू करने का भी हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री ने ये कार्य किया है। और उत्तराखंड राज्य की भूमि को किसी भी प्रकार से खुर्द-बुर्द करने या किसी प्रकार से कब्जे करने की कोई अगर कोशिश करता है, उसको किसी भी शर्त में बख्शा नहीं जा सकता है। और इस प्रकार की जो सोशल मीडिया पर जो बात आ रही थी, उस बात का संज्ञान प्रशासन के द्वारा लिया गया है और वहाँ पर जांच जारी है। और जांच के बाद अगर कोई किसी प्रकार की ऐसी दोषी सामने आता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसे व्यक्ति को किसी भी शर्त में बख्शा नहीं जाएगा। अब तक प्रदेश में सशक्त भू कानून की मांग को देखते धामी सरकार करीब 3 साल से काम कर रही थी। राज्य में जमीनों को भूमाफियाओं से बचाने, प्रयोजन से इतर उनका दुरुपयोग रोकने की जरूरत को समझते हुए कानून में बदलाव किया गया है। इस बदलाव को लाने से पहले समक्ष भौगोलिक निवेश रोजगार को लेकर भी चुनौतियां सरकार के सामने थी। पिछले वर्षों में देखा गया कि विभिन्न उपकरण स्थापित करने, स्थानीय लोगों को रोजगार देने के नाम पर जमीन खरीद कर उसे अलग परियोजनाओं में इस्तेमाल किया जा रहा था। इस संशोधन से न केवल उन पर रोक लगेगी बल्कि असल निवेशकों व भू माफियाओं के बीच के अंतर को पहचानने में भी कामयाबी मिलेगी। इस सशक्त भू कानून का यही उद्देश्य था, लेकिन अभी तक इसका जमीनी स्तर पर कोई बड़ा असर देखने को नहीं मिल पाया है। भू माफियाओं को सरकार के इस कानून का तो डर नहीं है और सरकार भी इन भू माफियाओं पर नकेल कसने का रवैया देखने को नहीं मिल पा रहा है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कांग्रेस नेता और हरिद्वार लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे वीरेंद्र रावत ने हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र रावत पर क्षेत्र से नदारद रहने का आरोप लगाए। हरिद्वार प्रेस क्लब में कांग्रेस नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे वीरेंद्र रावत ने महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार को घेरा है। वीरेंद्र रावत ने महंगाई और प्रदेश में सरकारी भर्तियों को लेकर सवाल उठाए। साथ ही वीरेंद्र रावत ने कहा कि पूर्व सांसद रमेश पोखरियाल निशंक पर जिस तरह क्षेत्र और लोगों के बीच नदारद रहने के आरोप लगते थे, उसी तरह सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए पिछले 1 साल से पोस्टर लगाए जा रहे हैं। महंगाई चौगुनी गति से जो है बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। 2 करोड़ छोड़िए, हमारे उत्तराखंड में ही 85,000 पद जो है सरकार में खाली पड़े हुए हैं। जो चीज़ निशंक जी के लिए कही जाती थी कि वो क्षेत्र में नहीं आते हैं और उनके लिए बड़े बड़े पोस्टर छपते थे कि सांसद का पता बताने वाले को 50,000 रुपये इनाम मिलेगा, वही पोस्टर मुझे 1 साल में जो है त्रिवेंद्र रावत जी के लिए भी दिखाई दिए। 1 रुपये का काम कहीं, चाहे वो शहर में हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो, माननीय सांसद महोदय के निधि से नहीं लगा है। उत्तराखंड में जहां एक और सड़क हादसों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर राजधानी देहरादून के कनक चौक पर ट्रैफिक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही। बिना हेलमेट लापरवाही से वाहन चलाते लोग न सिर्फ अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं बल्कि दूसरों की जिंदगी के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। सवाल यह है कि ट्रैफिक पुलिस की निगरानी के बावजूद ऐसी लापरवाही आखिर क्यों? फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत। खबर नैनीताल से है, जहां कैची धाम में 14 और 15 जून को स्थापना दिवस के अवसर पर भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने दोपहिया वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि हर साल 15 जून को होने वाली स्थापना दिवस पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिससे यातायात व्यवस्था पर दबाव पड़ता है। बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों को गोलापार स्टेडियम में पार्क कराया जाएगा, जहां से श्रद्धालुओं को शटल सेवा के माध्यम से कैची धाम तक पहुंचाया जाएगा। ये शटल सेवा सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक उपलब्ध रहेगी। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो सहयोग करते हुए निर्धारित पार्किंग स्थल का ही उपयोग करें और निर्धारित समय पर ही धाम की यात्रा करें, ताकि किसी तरह की कोई असुविधा न हो।
कैंची मेले के लिए प्लान जो हमारा शटल प्लान है, उनके साथ साथ में ये चीज़ भी हम अवगत कराना चाहते हैं कि 2 व्हीलर जो है वो नैनीताल जनपद में बिल्कुल प्रतिबंधित किए गए हैं। अतः आप कैंची की तरफ या नैनीताल शहर की तरफ 14 या 15 जून को 2 व्हीलर से यात्राएं करने वाले हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि स्थानीय निवासी के अलावा किसी का भी 2 व्हीलर अलाउड नहीं है। इसी के साथ साथ जो लोग शटल सर्विसेज से आने वाले हैं उनको भी बताना चाहते हैं कि नैनीताल से जो टूरिस्ट कैंची धाम के लिए जाएंगे उनको नैनीताल से ही शटल सर्विसेज लेनी है और यहीं से शटल उनको दर्शन करा के वापस लेके आएंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हर साल प्रदेश भर में वन्यजीवों द्वारा स्थानीय लोगों पर हमला करने के मामले देखने को मिलते हैं। इसी वजह से मानव वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम को लेकर राजधानी देहरादून के वन मुख्यालय में विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस बीच उत्तराखंड के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक RK मिश्र ने बताया कि मुख्य रूप से वन विभाग की तरफ से वन्यजीवों के हमलों के लिए जागरूकता अभियान और तेज किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए सभी के घरों के बाहर सोलर लाइट लगाने की व्यवस्था की जा रही है और शाम के समय अगर किसी को घर से बाहर निकलना हो तो वो लोगों के साथ समूह में जाए और शोर करे ताकि जंगली जानवर नज़दीक ना आ सके। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा वर्कशॉप किया गया है तितली ट्रस्ट के सहयोग से, और ये हम सब जानते हैं कि मानव वन्यजीव संघर्ष हमारा उत्तराखंड राज्य के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है। और इसके लिए इस कार्यशाला में डिस्कशन के बाद बहुत सारे प्रपोजल इसमें लाया गया कि हमने लोगों को कैसे इस त्रासदी से बचा सकें। तो सबसे बड़ी जो बात होगा कि हमारा वन विभाग के द्वारा अवेयरनेस प्रोग्राम जो चल रहा है इसको और सुदृढ़ किया जाए, लोगों को बताया जाए कि लेपर्ड हो या ततैया या सांप, भालू, हाथी, इवन टाइगर से बचने के लिए हमने क्या उपाय कर सकते हैं। विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम का 15 जून यानी रविवार को स्थापना दिवस है, जिसमें लाखों लोगों के पहुंचने की संभावना है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की संख्या और ट्रैफिक जाम को देखते हुए हल्द्वानी से शटल सेवा की है। शनिवार को 90 से अधिक बसों में हल्द्वानी रोडवेज और रेलवे स्टेशन से श्रद्धालुओं को कैंची धाम के लिए भेजा गया। सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी का कहना है कि जिला प्रशासन के निर्णय के अनुसार कैंची धाम के लिए दोपहिया वाहन व व्यक्तिगत वाहनों को प्रतिबंधित किया गया। केवल शटल सेवाओं के माध्यम से श्रद्धालु कैंची धाम जाएंगे। 14 जून से ही शटल सेवा शुरू की गई है। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि 100 से अधिक बसों को लगाया गया है और श्रद्धालुओं को लगातार शटल सेवा के माध्यम से भेजा जा रहा है। वहीं बाबा नीम करोली महाराज के दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं में काफ़ी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। देखिए, जो कि मेला हमारा 15 तारीख कल है, लेकिन आज सेकंड सैटरडे था और इसको देखते हुए आज से ही हम लोगों ने यहाँ पर शटल प्रभावी की है। और इसमें हम लोग हल्द्वानी से जो हमारा रोडवेज स्टेशन है, इसके अलावा KMU से भी संचालित कर रहे हैं। अच्छी, बट वहाँ पर की गाड़ी वगैरह नहीं जाती, बहुत रश है। हम लोगों ने लगभग 60 बसें भेज दी हैं और जो अभी ट्रेन आई है उसके सापेक्ष हम लगातार बसें भेज रहे हैं। तो बैठे हुए हैं, तो जाने के बाद देखने आए कि कैसा व्यवस्था है। अभी रुक करेंगे अगली खबर का। IMA देहरादून की 14 जून 2025 को हुई पासिंग आउट परेड में देश की सेना को 419 जाबांज अफसर मिल गए हैं। हमारे देश के साथ ही 9 मित्र देशों के 32 जेंटलमैन कैडेट्स भी पास आउट हुए हैं और ये भविष्य में अपने देश की सेनाओं की कमान संभालेंगे। इस तरह विदेशी कैडेट्स को भी मिलाकर भारतीय सैन्य अकादमी से इस बार पास आउट होने वाले जेंटलमैन कैडेट्स की कुल संख्या 451 रही। IMA की पासिंग आउट परेड में जेंटलमैन कैडेट ने अपना तन, मन और जीवन देश को समर्पित करने की शपथ ली है। काशीपुर में स्थित ताज कॉलोनी में आज SDS पब्लिक स्कूल के प्रांगण में उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के चेयरमैन मुफ्ती समून कासमी ने यहाँ एक जलसे को संबोधित किया। इस मौके पर आपको बता दें MDS स्कूल के स्वामी मौलाना हाशमी और दूर दराज से आए लोगों ने मुफ्ती को फूलमाला और शाल उड़ाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि मैं उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूँ।
कि जिन मदरसों को उत्तराखंड में सील किया गया था उन पर अब प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि मैं मदरसा बोर्ड के सभी संचालकों से अनुरोध करता हूं कि जैसा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्र सरकार का भी यह स्पष्ट संदेश है कि सभी शैक्षणिक संस्थानों में दीन, धार्मिक शिक्षा व दुनिया सामान्य शिक्षा दोनों की तालीम दी जानी चाहिए। मेरा सभी मदरसा संचालकों से निवेदन है कि जहां जहां मदरसे संचालित हो रहे हैं वहां दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम भी सुनिश्चित किया जाए। जहां जहां मदरसे बंद किए गए हैं, ये सील किए गए हैं, वहां पहले से उन्हें नोटिस जारी किया गया था। देश को आज़ाद हुए 1947 से और 2014 तक लगभग जो है वो विपक्ष की, यानी आज का विपक्ष कांग्रेस की सरकार रही है या अन्य दलों की सरकार रही है। उन्होंने मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बनाया और आरएसएस और बीजेपी से भयभीत करके उनका वोट हासिल करते रहे। आज मैं उस संदेश को जो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के अंदर हमने मदरसों को आधुनिक और मदरसों को ट्रांसपेरेंस बनाने के लिए जो कार्य किए हैं, तो हमने ये अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के दिशा निर्देश में इन्हें गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन देने के लिए, ताकि वो इंजीनियर और डॉक्टर बन सके, आईएएस और आईपीएस बन सके, ये इनका भी अधिकार है। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और उनकी सरकार निरंतर इस प्रदेश को एक आदर्श प्रदेश बनाने में पूरा प्रयास कर रहे हैं और आज मॉडल के तौर से यह पूरा प्रदेश जाना भी जा रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि जितनी कोशिशें माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं, उसी का ये नतीजा है कि जो हमने मदरसों में आधुनिक एजुकेशन के साथ साथ उन्हें मान्यता भी हम दे रहे हैं। जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने ये आरोप लगाया कि मदरसा बोर्ड मान्यता नहीं दे रहा है, तो आपने देखा कि मदरसों के लोगों ने जो जिस चीज़ का बखान किया, इजहार किया, सरकार का शुक्रिया अदा किया। चमोली जिले के कर्णप्रयाग सिमली में मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग तेज हो गई है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकेश नेगी के नेतृत्व में आज कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री को उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग के माध्यम से ज्ञापन दिया है। बहुत पहले से कांग्रेस कमेटी की मांग ये रही है, जिला कांग्रेस कमेटी हो, नगर कांग्रेस कमेटी हो, मांग ये रही है कि सिमली में मेडिकल कॉलेज खोला जाए। और निश्चित रूप से हम अब ये मांग करते हैं कि सरकार की जो जनपद में मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना है, उसके अंतर्गत सिमली में ही मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए। और चूँकि भारत सरकार का जो स्वास्थ्य मानक है, हेल्थ स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया, उसके अकॉर्डिंग प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज खुलना है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में चूँकि हम लोगों का शुरू से स्टैंड ही रहा है जिला कांग्रेस कमेटी का, हमारे की जो है मेडिकल कॉलेज जो है खोला जाए जन के अंदर। और हमारे कुछ साथी और हम लोग इसमें सम्मिलित थे, जो 20 अस्पताल की मांग हमारी इसमें चल रही थी, इसमें हम लोग भी समाहित थे। हाँ, हमारे पास नगर कांग्रेस कमेटी के जो मेंबर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, कुछ गोचर के हैं, कुछ सिमली के, कुछ कर्णप्रयाग के हैं। इनकी एक मांग है कि जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है उसमें सिमली और कर्णप्रयाग के साथ साथ गोचर को भी सराउंडिंग में जोड़ा जाए। और इनकी जो ये मांग पत्र है मैंने ले लिया है और मुख्यमंत्री को संबोधित है, तो जो हमारा एक नियत प्रक्रिया है, नियत माध्यम है, उसको हम तुरंत मुख्यमंत्री तक पहुँचा देंगे। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।